हाय दोस्तों, शैली एडुकेशन 25 में आपका स्वागत है। सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि आखिरकार इतिहासकार इतिहास कैसे लिखते हैं। तो हम लोग को कोई ऐसा स्थान लेते हैं जो मोस्टली सबको पता हो। मान लीजिए दूसरा स्थान लेंगे तो शायद आपको ना समझ में आए। और सिंधु घाटी की सभ्यता वाले स्थान को लेते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता ऑलरेडी सभी लोग कहीं न कहीं पढ़े होंगे, सभी लोग जानते होंगे। तो सिंधु घाटी की सभ्यता में मान लीजिए अगर खुदाई हो रहा है और खुदाई के दौरान मान लीजिए कौन सा शब्द लें, चलिए हम कपड़ा ले लेते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता की खुदाई में कपड़ा मिल गया, ठीक है, कपड़ा मिल गया। तो इस कपड़े के माध्यम से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इतिहासकार इतिहास कैसे लिखते हैं। अब कपड़ा मिल गया है तो कपड़ा से सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि कपड़ा किसी से बनता है। तो कपड़ा बनता है कॉटन से, ठीक है, कपड़ा कॉटन से बनता है। तो अब ये देखेंगे कॉटन हमारे पास मतलब मिल गया। तो कपड़ा जब बना है कॉटन से, तो ये बताइए कॉटन का उत्पादन हो रहा है उस ज़मीन पर। तो कॉटन जिसे कपास कहते हैं, तो मान लीजिए कपास का उत्पादन किस मिट्टी पर होता है? काली मिट्टी पर होता है, ठीक है। तो एक हमारे पास एविडेंस मिल गया, कपास जो है काली मिट्टी पर होता है। अब ये बताइए कपड़ा बना है तो कपड़ा दो तरीके से बन सकता है। एक तो बनेगा हाथ से और दूसरा बनेगा मशीन से, ठीक है। तो इसका मतलब अब यह हमको दिखने में आ रहा है कि वहाँ के लोग हाथ से और मशीन से कपड़ा बनाते होंगे, ठीक है। तो ये बताइए हाथ से बनाएगा तो कारीगरी हुआ, मशीन से भी बनाएगा तो कारीगरी हुआ। और मशीन से बनाएगा तो क्या हो गया? टेक्नोलॉजी का जानकारी था, टेक्नोलॉजी का जानकारी था, ठीक है, टेक्नोलॉजी की जानकारी आ गया। अब ये दोनों बना रहा है तो दोनों टेक्नोलॉजी ही हुआ, ठीक है। अब ये बताइए जो आदमी कपड़ा बनाएगा तो कपड़े का उत्पादन हो रहा है। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि सिंधु घाटी की जो सभ्यता का जो स्थान था गुजरात में मिला है, ठीक है, और पंजाब के रोपड़ में मिला है, और कालीबंगा राजस्थान में मिला है, बनवाली हरियाणा में मिला है, और दामाबाद महाराष्ट्र में मिला है। इतने स्थान मिले हैं। तो सपोज कीजिए कि वो लोग देख रहे हैं कि इतना स्थान ऑलरेडी सिंधु घाटी की सभ्यता के अंतर्गत आ रहा है और एक एविडेंस और मिल गया, कपड़ा, ठीक है। तो देखेंगे गुजरात का और महाराष्ट्र का दक्कन ट्रैप जो भी है, कपास काली मिट्टी यानी काली मिट्टी का गढ़ है और कपास का उत्पादन होता है। तो जाहिर सी बात है हमारे पास ये साक्ष्य मिल गया कि वहाँ के लोग कपास की खेती करते हैं और कपड़े का उत्पादन करते हैं। तो कपड़े का उत्पादन कर रहे हैं तो मैन्युफैक्चरिंग हुआ। जब वहाँ पे उत्पादन हो रहा है तो बताइए कपड़े का उत्पादन कर लिए, तो जाहिर सी बात है इसको व्यापार के रूप में बदलेंगे, ठीक है। तो व्यापार के रूप में बदल रहे हैं तो देखिए व्यापार कैसे आप करेंगे, एक तो सड़क से करेंगे और एक जल मार्ग से। देखिए जो कपड़ा मिला है तो इसको कार्बन डेटिंग के हिसाब से देखा जाता है कि कितने साल पुराना है। तो उतने साल अगर बैक जाएंगे तो देखेंगे कि उस समय तो हवाई जहाज़ चल नहीं रहा था। तो जो मार्ग था, एक सड़क था और एक जल था, ठीक है। और जल मार्ग देखेंगे तो जल कैसे चलेगा? नाव से चलेगा। तो ये बताइए जो आदमी नाव बना सकता है तो यहाँ पे भी टेक्नोलॉजी आ गया। और नाव से जब व्यापार करेगा वह, तो क्या निकल के आ रहा है? नाव से जब व्यापार करेगा तो ये बताइए जब नाव से आदमी जाने जाएगा तो उसके पास किसका जानकारी होगा? दिशा का जानकारी होगा, ठीक है। ये बताइए दिन, कैलेंडर की जानकारी होगा, कैलेंडर की जानकारी होगा। ये बताइए जब इससे जा रहा है तो इसके पास हवा की भी जानकारी होगा कि हवा किस दिशा से किस दिशा की ओर जा रही है, ठीक है, ताकि जहाज़ जो भी नाव है वो चलने में आसानी रहती है, ठीक है। तो आप लोग देखे होंगे जब ये सारी चीज़ें आती हैं, जब नाव वाली बात और व्यापार वाली, तो आप देखेंगे सिंधु घाटी की सभ्यता का जब ड्यूरेशन देखेंगे तो मेसोपोटामिया की सभ्यता, यूनान की सभ्यता और मिस्र की सभ्यता मेंशन होती है। तो जाहिर सी बात है कि हमारा व्यापार उन देशों से था, ठीक है, यहाँ से निकल कर आया। अब सपोज कीजिए कि ये लोग तो नाव भी बना लिए, दिशा भी आ गया। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि कपास जियोग्राफिकल लोकेशन देखेंगे। कोई भी इतिहासकार जब देखता है तो देखता है कि हमारा जो मैप है किस अक्षांश पे आ रहा है, ठीक है। तो वहाँ से मौसम की जानकारी मिलता है। अब देखेंगे गुजरात हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, उड़ीसा हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, कुछ और रीजन है नॉर्थ ईस्ट के, ये सारी चीज़ें आती हैं आपके कर्क रेखा पर, ठीक है।
तो कर्क रेखा का मतलब क्या हुआ, इतना गर्मी पड़ता है और टेम्परेचर मान के चलिए 25 से 30-35 जो भी हो इसके बीच में रहता है। जब इतना टेम्परेचर रहेगा तो जाहिर सी बात है जब वहाँ पे बारिश जो होगा, बारिश कितना होगा, कम से कम 200 सेंटीमीटर, यानी 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होगी। ये बताइए जब आदमी कपास की उत्पादन कर रहा है, ठीक है, तो ये बताइए केवल कपास का ही उत्पादन थोड़ी करेगा, धान भी बो सकता है, गेहूँ भी बोएगा, ठीक है, धान गेहूँ मक्का भी बो सकता है, गन्ना भी बो सकता है। तो आप देखेंगे जब इसका खोज हुआ है तो कुछ जगह पर धान मिला है, सबसे पहले बताएं कि जौ का एविडेंस मिला है, धान का भूसी का मिला है, ठीक है, तो ये सारे एविडेंस मिले हैं। तो ये बताइए जब ये लोग उत्पादन इसका करेंगे तो सबसे पहले इसको रखने के लिए कुछ ना कुछ बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, धान गेहूँ जो भी कुछ है उसको रखने के लिए कुछ ना कुछ बनाएंगे। तो आप देखे होंगे मनका मिला है, मनका मिला है तो मनका से क्या होता है, मिट्टी का बर्तन, ठीक है, तो उसमें शायद ये लोग रखते होंगे। सिंधु घाटी की सभ्यता में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो एविडेंस अभी नहीं प्राप्त हुआ है, डिक्लेयर नहीं हो पाया है कि एक्चुअली वो लोग क्या करते थे क्या नहीं, जो मिला है उसी को पढ़कर लोग डिफाइन किए हैं कि ये चीज़ें हो रही थी, ठीक है। अब मान के चलिए कि ये लोग बर्तन बनाते थे। अब ये बताइए कि जो आदमी उत्पादन कर रहा है तो व्यापार करेगा कि नहीं करेगा, तो व्यापार कर रहा है तो ये बताइए व्यापार किस माध्यम से होगा, सड़क से और जल से, ठीक है। तो ये बताइए आप लोग देखे होंगे कि सिंधु घाटी की सभ्यता का जब पोस्टर या जो भी बुक में देखे होंगे तो वहाँ पे हड़प्पा कालीन सभ्यता यानी हड़प्पा आ गया, मोहनजोदड़ो आ गया। तो इन मोहनजोदड़ो का जो पिक्चर दिखाता है खंडहर टाइप में ईंट ऊट दिखाता है, ठीक है। तो ये बताइए सबसे पहले आप देखेंगे कि ईंट ऊट है, तो ये बताइए जब नगर की स्थापना किया है, जब वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है तो वहाँ पे नगर का विकास हो गया है, और नगर का विकास हो गया है तो आप देखेंगे कि जब आदमी मकान वकान बनाएगा कि नहीं रहने के लिए, तो देखिए मोहनजोदड़ो में ईंटी के मकान वगैरह ये सब मिलती है। तो जब ईंट का मकान मिला है तो ये बताइए जब आदमी ईंट बनाएगा तो उसके लिए कोई पैमाना बनाएगा कि नहीं, इतना मोटा होना चाहिए, इतना पतला होना चाहिए। तो ऑलरेडी मैं कह चुका हूँ कि उन लोगों के पास टेक्नोलॉजी था, और इससे ये भी निष्कर्ष निकल कर आ गया कि मान के चलिए कि वो लोग पैमाना का भी ज्ञाता थे, पैमाना, ठीक है, पैमाना का भी ज्ञाता थे। अब ये बताइए नगर का विकास हो गया है और ये भी हम देख रहे हैं कि वो लोग पैमाना भी जानते हैं, तो नगर जब बन जाएगा तो ये बताइए सड़क बनेगा कि नहीं बनेगा, ये बताइए व्यापार करना है, इधर उधर जाना है तो सड़क ऑलरेडी आ चुका है। तो ये बताइए जब व्यापार वो लोग कर रहे हैं तो सड़क बनवाएंगे। आप लोग देखे होंगे पक्की सड़कें कई जगह मिली है, उसके बाद सड़क चौराहा टाइप में मिला है, ठीक है। उसके बाद आप लोग ये भी देखेंगे सड़क वगैरह बन जाएगा तो नाली मिलेगा कि नहीं मिलेगा, नाली भी मिलेगा, ठीक है। तो इन लोगों की नाली बहुत सुव्यवस्थित ढंग से थी, ठीक है। अब ये चीज़ें हमको मिल गई। ये बताइए अगर कोई जनजाति जिसे ट्राइबल कहते हैं, अगर वो भी अगर नहाता है या कपड़े बदलता है तो कहीं ना कहीं वृक्ष के आड़े झाड़ी के आड़े बदलता है, ठीक है। तो ये बताइए ये लोग इतने डेवलप हैं, तो ये बताइए ये लोग अपने नहाने धोने के लिए कोई स्थान बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे। तो आप देखे होंगे मोहनजोदड़ो में स्नानागार मिला है, तो ये बताइए वहाँ पे एक एविडेंस भी मिल गया, ठीक है, स्नानागार मिल गया। और उसके बाद अन्नागार मिला है, अन्न रखने के लिए भंडार जो उन लोगों का था वो मिला है, तो हम ऑलरेडी बता चुके हैं, ठीक है। अब इस तरह से सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में बहुत सारे चीज़ें निकल कर आ रही हैं। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि जो गुजरात है, जो महाराष्ट्र है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो रीजन है, तो ये अगर हम इसको देखेंगे तो बताइए यहाँ पे कुछ नदियाँ निकल कर आती हैं, कुछ नदियाँ के किनारे ये शहर बसा हुआ है। जैसे मान लिया हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे बसा है, ठीक है। कुछ नगर जो है सिंधु नदी के किनारे बसा है, घग्गर नदी के किनारे बसा है, भोगवा नदी के किनारे बसा है, सतलुज नदी के किनारे बसा है, चेनाब नदी के किनारे बसा है। तो ये बताइए जब इतने चीज़ें बसे हुए हैं तो कोई भी नगर का विकास तभी होता है जब वह पानी का उपलब्ध हो, नदी हो, तो वहाँ पे शहर का विकास जल्दी होता है। आप लोग पढ़े होंगे लखनऊ शहर किस नदी के किनारे बसा है, तो आदमी कहता है गोमती नदी के किनारे। फिर पढ़ेंगे दिल्ली किस नदी के किनारे बसा है,
तो आदमी कहता है यमुना नदी के किनारे। फिर लोग कहते हैं कि इलाहाबाद किस नदी के किनारे बसा है, तो लोग कहते हैं गंगा नदी के किनारे। कानपुर किस नदी के किनारे बसा है, तो लोग कहते हैं गंगा नदी के किनारे। ठीक है, पटना किस नदी के किनारे बसा है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तो इतने शहर का जब विकास होता है तो नदी के किनारे, तो नदी इसलिए ज़रूरी होता है। मान लीजिए टप्पा दिन हम व्यापार कर लेंगे जल के माध्यम से, ठीक है, कोई भी इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग जो भी हम कर रहे हैं तो वहाँ पे जल की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो कोई भी इतिहास उठाकर देख लीजिए, जितने भी शहर का विकास हुआ है तो वह नदी के ही किनारे होता है। तो ये भी हमारे पास एविडेंस मिल गया। आप लोग देखेंगे मिस्र की सभ्यता जो है मिस्र नदी के किनारे बसा है। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों से निष्कर्ष निकलता है। अब देखिए हम क्वेश्चन इस पर बनाते हैं, क्या आप लोग समझ पाते हैं कि नहीं, ये देखेंगे। ठीक है, अब देखेंगे हड़प्पा काल के लोग क्या टेक्नोलॉजी के ज्ञाता थे, सही बात है। क्या वो लोग पैमाना जानते थे, सही बात है। उनकी क्या वो लोग कपास के उत्पादन करना जानते थे, हाँ। कपास की खेती किस मिट्टी पर होती है, काली मिट्टी पर। ठीक है, फिर से दूसरा देखेंगे, क्या वो लोग व्यापार जल और थल दोनों रास्ते से करते थे, हाँ करते थे। ठीक है, और वो लोग व्यापार किस माध्यम से करते थे, आप ये भी बता सकते हैं कि मान लीजिए व्यापार वो लोग करते थे तो पैसा उन लोगों के पास नहीं था, पैसा नहीं चलता था, वो लोग विनिमय प्रणाली के माध्यम से करते थे। ठीक है, आप लोग देखे होंगे मुहरे मिला है, मुहरे मोहनजोदड़ो में मुहरे बहुत ज़्यादा मिला है। तो इन मुहरों से यह निष्कर्ष निकलता है कि उन लोग विनिमय प्रणाली जो है मुहरों के माध्यम से करते थे। ठीक है, मुहरे एक्चुअली जानते हैं जो पत्थर जो होता है उसको काट करके बनाया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग बहुत सारी चीज़ों को समझे हैं। और सबसे बड़ी बात एक चीज़ ये भी मैं बता दे रहा हूँ कि ये तो मैं हड़प्पा काल के बारे में बता करके आपको समझाने की कोशिश किया हूँ। इसके अलावा भी कोई भी रीजन आप उठा लीजिए, कोई भी क्षेत्र आप उठा लीजिए और उस क्षेत्र को मैं उठा करके आप लोगों को समझा सकता हूँ कि आखिरकार में इतिहासकार इतिहास कैसे लिखते हैं। ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि सर आप इस क्षेत्र पर बनाइए कि आखिर में इस क्षेत्र पर मान लीजिए सिक्का मिल गया, तो इस सिक्के के माध्यम से आखिरकार इतिहासकार इतिहास कैसे लिखेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।